हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं इतिहास वैकल्पिक विषय के बारे में कि इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों चुना जाए। बहुत सारे बच्चों का जिज्ञासा है कि क्यों चुनना चाहिए, क्यों नहीं चुनना चाहिए। आज मैं इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करूंगा कि आखिर वो कौन कौन से पॉजिटिव फैक्ट्स हैं जो इसको कहते हैं कि हमें इसको चुन लेना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी डिमेरिट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कहते हैं कि हमें इसे नहीं चुनना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इतिहास वैकल्पिक विषय को जरूर चुनें। ठीक है, क्यों? इसलिए कि मैं पढ़ाता हूं इसको, तो मैं कैसे कहूंगा कि इसे नहीं चुनना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बात इसकी नहीं है कि मैं पढ़ाता हूं, बात यह है कि मैंने ही इस इतिहास विषय को क्यों चुना था। यह कोई मेरी मजबूरी नहीं थी कि मुझे इसको ही पढ़ना था या कोई दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरे पास नहीं थे, बल्कि बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स थे जो ये कहते हैं कि हमें हिस्ट्री ऑप्शनल चुन लेना चाहिए। और इसी की वजह से मैंने 3 इंटरव्यू दिए यूपीएससी के। यूपीपीसीएस में सिलेक्शन भी लिया। हार्ड लक के यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इसका वजह हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं था कि यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन मेरा 1 नंबर से रुका था 2007 में, जबकि उसी साल 2007 में मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में मार्क्स थे 365 आउट ऑफ 600, यानी कि 61% मार्क्स, जो कि एक टॉपर के माने जाते हैं। तो इसमें इतिहास वैकल्पिक विषय का कोई योगदान नहीं था, बल्कि योगदान था जीएस का। यह कह लीजिए कि कुछ इंटरव्यू की अपनी भूमिका थी कुल मिलाकर के, जिसकी वजह से सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ था। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास वैकल्पिक विषय क्यों चुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही जरूरी है। इसको पूरा सुनिए, अच्छे से सुनिए सभी लोग प्रॉपर तरीके से। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इतिहास वैकल्पिक विषय इतिहास के संदर्भ में वो कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं जो लोग कहते हैं कि हमें इसे नहीं चुनना चाहिए। नेगेटिव पॉइंट्स जो इसके बारे में आपका यूपीएससी में बात कही जाती है, लोग कहते हैं, जो आपको भी पता होगा कि भाई पहली बात तो यह है कि इसमें इसमें सारी की सारी पुरानी बातें हैं। पुरानी बातें यानी कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, उनको कौन पढ़ेगा यार। दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें फैक्ट्स जाते हैं, तथ्य ज्यादा हैं, फैक्ट्स ज्यादा हैं, ठीक है ना। तीसरा, इसमें राजा महाराजा के नाम याद करने पड़ते हैं, उनके नाम याद करने पड़ते हैं। चौथा, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बड़ा है। पांचवा, इसकी सबसे बड़ी चीज कि इसमें सिलेक्शन की संख्या कम है, सिलेक्शन कम होते हैं। बहुत मेहनत करो तो भी नंबर नहीं आते, यानी कि कह सकते हैं कि अंक नहीं आते, इसमें मार्क्स नहीं आते, नहीं आते। इसके बजाय ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, हिंदी लिटरेचर पढ़ लीजिए, फिलॉसफी पढ़ लीजिए, या कुछ और पढ़ लीजिए, उसमें नंबर अच्छे आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। ये सारी की सारी बातें कही जाती हैं। आज मैं सबसे पहले तो इन्हीं बातों को डिस्कस करूंगा कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या ये सच है कि गलत है कि झूठ है, क्या है। तो इसमें एक एक करके बातें करें तो देखिए, पुरानी बातें इतिहास है तो स्वाभाविक सी बात है कि पुरानी बातें तो होंगी होंगी, ठीक है ना। यानी कि इसमें आज से पूर्व की घटनाएं हैं, पूर्व की घटनाएं हैं। लेकिन मुझे दोस्तों ये बताइए कि अगर आज से पहले की घटनाओं का सही क्रम आप नहीं जानते तो वर्तमान की स्थिति की आकलन कर सकते हो क्या? बता दीजिए कि आप यहां खड़े हैं अच्छी या बुरी कंडीशन में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपकी पहले की घटनाएं या अभी आज के आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए? नहीं, हमारा देश, हमारा समाज, हमारी व्यवस्था सब कुछ इतिहास की घटनाओं से क्रमिक रूप से विकसित हुई है। तो हमें वर्तमान कंडीशन को समझने के लिए हमें इतिहास में
वहां के समाज में होने वाले परिवर्तन, वहां की अर्थव्यवस्था में, वहां के धर्म में, वहां के प्रशासन में, या उसकी विज्ञान प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को, पॉजिटिव नेगेटिव सभी परिवर्तनों को समझना पड़ेगा। तब हम समझ पाएंगे कि हम कहां पर हैं। और जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक भविष्य के लिए रणनीति नहीं बना सकते। अब मैं आपसे कहूं कि क्या आपको सब कुछ भुला करके चीन से और पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती कर लेना चाहिए पूरे भरोसे के साथ में? अब बताइए, कर लेनी चाहिए? आप कहोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास में हमेशा धोखा दिया है। तो ये आपको पता कहां से चला? कल आप फॉरेन पॉलिसी बनाओगे, आईएफएस ऑफिसर बन गए, फॉरेन पॉलिसी बनाओगे तो आप क्या बनाओगे कि सब कुछ छोड़ दीजिए, नए सिरे से करते हैं? नहीं, इतिहास खंगालोगे कि किस किस ने क्या क्या हमारे साथ किया था, कैसे कैसे किया था, और उस बात पर सतर्क रहते हुए ही आप अपना काम करोगे। इसलिए इतिहास की सारी चीजें, हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारे प्रशासन की, हमारी राजनीति की, हमारे अर्थव्यवस्था की, हर चीज का क्रमिक विकास जरूरी है जानना, और उसी के आधार पर आप आगे रणनीति बना पाएंगे, चाहे देश के विकास की हो, चाहे अपने परिवार के विकास की हो, चाहे समाज के विकास की हो, कहीं की भी हो। इसीलिए यूपीएससी ने सिलेबस में इतिहास और संस्कृति जानबूझ करके सिलेबस रखा हुआ है। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर। दूसरा, फैक्ट्स ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फैक्ट्स इसमें बिल्कुल नहीं है। मुश्किल से 10% फैक्ट हैं। जो 90% फैक्ट आते हैं वो आते हैं आपके जीएस में। मात्र 10% फैक्ट आपको पढ़ने हैं यूपीएससी के ऑप्शनल में। इसमें फैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। ओनली कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट। और कंसेप्ट बोले तो कि क्यों और कैसे, कोई भी घटना क्यों हुई, कैसे हुई, तो उसमें क्या घटना थी ये तो पता चल ही जाएगा। क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए। यही इतिहास हमें विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने में सहयोग करता है, और इसी की जरूरत है। तो इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दीजिए कि नहीं है। दूसरा, इतिहास राजा महाराजाओं के नाम का है? जी नहीं। ध्यान रखिएगा, इतिहास है मानव जीवन का इतिहास है, मानव जीवन के विकास का इतिहास है। राजा महाराजा अशोक का या चंद्रगुप्त मौर्य का एक आध दो महान शासकों के नाम आते हैं, वो नाम आते हैं जिन्होंने मानव जीवन को विकसित करने में अपना योगदान दिया, अच्छा या बुरा। औरंगजेब भी पढ़ेंगे, हुमायूं भी पढ़ेंगे, अकबर भी पढ़ेंगे, अच्छे बुरे दोनों स्तर पर। अलाउद्दीन खिलजी भी पढ़ेंगे और ऐबक भी पढ़ेंगे, तैमूर भी पढ़ेंगे, हुएनसांग भी पढ़ेंगे, और हर्षवर्धन भी पढ़ेंगे, विक्रमादित्य भी पढ़ेंगे, रामगुप्त भी पढ़ेंगे। लेकिन उन शासकों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने मानव जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की है। बाकी उनकी पूरी वंशावली हमें नहीं जाननी है, नो नीड। तो इस बात को दिमाग से हटा दीजिए। क्या है? तो इसका मतलब इन दोनों को सोचा जाए तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कहा गया है वो दोनों के दोनों गलत है। सिलेबस बड़ा है? नहीं, जीएस के सिलेबस से जस्ट आधा है। क्यों? फैक्ट तो खत्म ही हो गए, फैक्ट पढ़ने नहीं है। और दूसरा, हर टॉपिक ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है। 8 में से केवल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, सभी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जस्ट आधा सिलेबस है, तो इस बात को दिमाग से हटा दीजिए। आपको जीएस में हिस्ट्री ऑप्शनल से ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, पता है आपको? उसमें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज पढ़नी पड़ेगी, और यहां पर केवल और केवल आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ने हैं, वहीं से आपके ऑप्शनल के क्वेश्चन बनते हैं। मुश्किल से मिलाकर के 150 से 200 टॉपिक बनते हैं, छोटे बड़े, बस। हजारों टॉपिक नहीं है, 150 से 200 टॉपिक हैं, बस उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसी को सोचिएगा, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? पुरानी बातें हैं, अपडेट नहीं करना पड़ता। इसका मतलब उन्हीं 200 टॉपिक के अंदर की गहराई को समझते जाइए, उन्हीं को तैयार कर लीजिए, आपका काम हो गया। मौर्य काल में क्या पढ़ोगे? मौर्य काल का समाज, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था, मौर्य काल का प्रशासन, अशोक का योगदान, अशोक का धम्म, या मौर्य काल की कला संस्कृति। छठा टॉपिक बता दीजिए क्या है? नहीं। फैक्ट्स पढ़ने नहीं पढ़ने, कंसेप्ट पढ़ना है कि आखिर क्या परिवर्तन था, क्या चीज हुई थी इस पीरियड में।
कैसे हो? तो बार बार उसी को पढ़ने से उसकी ग्रिप अच्छी बन जाती है। बाकी अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको गहराई से समझना भी पड़ेगा, साथ के साथ करंट भी अपडेट करना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है, तो इस बात को दिमाग से हटा दीजिए। सिलेक्शन कम होता है या अंक अच्छे नहीं आते, अच्छा लिखने पर अच्छे अंक आते हैं। एग्जामिनर कोई इतिहास से दुश्मनी थोड़ा ना करके बैठा है, अच्छा लिखना होगा। अच्छा लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो नहीं नंबर मिलेंगे। और सिलेक्शन हर सब्जेक्ट से लगभग 7 से 8% के बीच में होते हैं। अगर ऐसा होने लगा कि किसी सब्जेक्ट से 15% सिलेक्शन होते हैं और किसी सब्जेक्ट से 2% सिलेक्शन होते हैं, तो इसका मतलब है वो जानबूझ करके पार्शियलिटी करेंगे? नहीं। यूपीएससी की नजर में सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सबको वरीयता देते हैं। अगर वो एक सब्जेक्ट को प्रमोट करने लगेंगे तो आने वाले समय में यूनिवर्सिटी कॉलेज में उस सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे सभी लोग, फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे ही नहीं। बात समझ गए? तो वो यूपीएससी पार्सलिटी नहीं करता, यानी कि इसमें जो सिलेक्शन होते हैं वो 7 से 8% हर सब्जेक्ट से होते हैं। हाँ, बस अंतर इतना हो सकता है कि किसी में 7% सिलेक्शन होते हैं, किसी में 8%। आपको दिखता क्या है? आपको अगर किसी सब्जेक्ट में 1000 मेंस में बच्चे बैठे हैं और एक में सब्जेक्ट में 100 बच्चे बैठे हैं, तो 8% सिलेक्शन होता है, तो 1000 में से 70 लड़के दिखाई देंगे और 100 में से केवल 7 लड़के दिखाई देंगे। 7 की संख्या आपको कम दिखेगी, अरे 7 ही सिलेक्शन हुए, 7 लड़कों का ही था बस केवल। अरे भाई 100 ही तो बैठे थे, उसमें से 7, और 1000 बैठे उसमें से 70 की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। तो आपको फेल होने वालों की संख्या भी देख लेनी चाहिए, है कि नहीं? तो इस बात को समझ लीजिए, इस बात को, नेगेटिव चीजों को दिमाग से हटा दीजिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए। अब इसके पॉजिटिव अन्य फायदे क्या हैं देखिएगा। अन्य फायदे जो इसके लाभ हैं, सबसे बड़ी चीज, अपनी भाषा में कहानी के तौर पर लिख सकते हो। इसकी अपनी कोई भी सैद्धांतिक भाषा नहीं है, अपनी भाषा, और एक कहानी के तौर पर इसको समझना है, कहानी के रूप में समझना और अपनी भाषा में लिखना। इसका आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं है, मटेरियल, संसाधन और आपकी गाइडेंस की कोई समस्या नहीं। गाइडेंस के लिए जब कहोगे तब मैं आपके साथ मौजूद हूं। अनलिमिटेड मटेरियल, अनलिमिटेड सारी चीजें, और लिमिटेड स्रोतों से आपको पढ़ना होगा। यानी कि इसमें एक सीमित संसाधन से आप करोगे तो आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, से ही सिलेक्शन आपका संभव है। ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज, गाइडेंस की कोई समस्या नहीं है। ठीक, और क्या इसका प्लस पॉइंट है? यानी कि इसमें कोई अपडेट नहीं होता, कोई करंट अपडेट नहीं करना, कोई अपडेट नहीं, बार बार उसी चीज को पढ़ते जाना है, उसकी समझ विकसित करते जाना है, बार 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 बार। यानी कोई अपना सिद्धांत नहीं, कोई थिंकर नहीं, कोई चिंतक नहीं, कोई कुछ नहीं। और सबसे बड़ी चीज, जीएस से कम सिलेबस पढ़ना है आपको। यानी जीएस का सिलेबस पढ़ लिया तो समझ लीजिए इसकी एबीसीडी, इसका बेस आपका बिल्कुल क्लियर है। बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको थोड़ा गहराई से समझना है। और सबसे बड़ा फायदा, इसके माध्यम से जीएस के मार्क्स में वृद्धि होती है, क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब वो हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं, और उतने हाई लेवल के नंबर लाने के लिए आपको थोड़ा अच्छा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। और हिंदी माध्यम के छात्र कभी भी किसी मामले में, पढ़ने के मामले में किसी से कमजोर नहीं है। उनके लिए तो हिस्ट्री बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है। और अब तक जितने भी बड़े टॉपर हुए हैं हिंदी माध्यम के, 3rd रैंक किरण कौशल, जो अब तक की टॉप रैंक मानी गई है। 5th रैंक अजय कुमार, हिस्ट्री ऑप्शनल। 17वीं रैंक दयानिधान पांडे, हिस्ट्री ऑप्शनल। तरुण राठी, हिस्ट्री, 19वीं रैंक। इस तरीके से आप देखेंगे तो अधिकांशतः सभी के हिस्ट्री ऑप्शनल रहे थे, अधिकांशतः। ओके, तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कुछ नहीं करना है, और मेरे साथ इस बैच में जब ज्वाइन करेंगे तो आपको करना क्या होगा वो मैं बता देता हूं। ये सबसे बड़ी चीज देखिए, मेरे साथ अगर आप इस बैच में ज्वाइन करते हैं, जो कि आपका ये बैच है, जो कि हमारा ये स्टार्ट हो रहा है
नवंबर बैच, और इसमें 17 नवंबर तक एडमिशन आपके हो सकते हैं। 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ, भी केवल इंट्रोडक्शन हुआ है, और मंडे से प्रॉपर तरीके से इसकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आप 17 तारीख तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं नवंबर बैच में, ठीक है ना। और इसमें MK लाइव कोड यूज करेंगे तो 14,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। अब बात आती है इसके आगे कि इस बैच में आपको फायदा क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी, तो आप देखेंगे। तो देखिए, मेरा जो जोर है वो 300 से ज्यादा अंक लाने पर है कि 300 से ज्यादा आपके अंक कैसे दिलवाए जाएं। मात्र 5 से 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस, सभी टॉपिक के नोट्स आपको मिलेंगे, सभी टॉपिक की सरल और सहज व्याख्या आपकी क्लास में की जाएगी। लाइव उत्तर लेखन आपको क्लास में, आपको मैं लाइव उत्तर लेखन कैसे लिखा जाता है, सोचिए मैं यूट्यूब पर कराता हूं तो वहां पर क्या कराऊंगा, अब आप समझिएगा। मैप की सेपरेट क्लासेस, पूर्व वर्षों के प्रश्न, पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन और प्रोवाइड कराना उनको, ठीक है ना। और मॉडल उत्तर, समय समय पर डाउट सेशन और गुणवत्तापूर्ण मटेरियल वगैरह, ये सब आपको उपलब्ध कराया जाएगा, सब कुछ। आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग, आपके वीकली और फोर्टनाइटली आपका टेस्ट, ये सब इंक्लूड है। सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं उसके बाद आपको केवल एक NCERT या एक टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है, वो भी इसलिए कि बुक पढ़ने की हैबिट रहनी चाहिए, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा प्रिंटेड मटेरियल और मेरी क्लास नोट्स मोर देन एनफ टू गेट 300+ मार्क्स इजीली। और आपका जो वैलिडिटी है वो 18 महीने तक तो आपकी क्लास की वैलिडिटी रहेगी, और मेरे साथ आप तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता, यानी कि तब तक मैं आपके मार्क्स इंप्रूव कराने के लिए लगातार कोशिश करता रहूंगा, टेस्ट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, या कैसे भी, हर तरीके से, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता। ये तब तक मेरा आपके साथ एश्योरेंस है, ये आप समझ लीजिए। तो जल्दी कीजिए इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। MK लाइव कोड लगाना मत भूलना, और जितना जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा एवरीवन। ओके, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।